PCB और PCM, which one is it going to be? वेलकम टू गांव से ग्लोबल तक जर्नी टू इंस्पायर में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी सक्सेसफुल स्टोरी लाई हूँ जो सिर्फ सितारों की तरह चमकती ही नहीं बल्कि स्ट्रगल से होकर गुजरती है। एक ऐसे मेडिकल एस्पिरेंट की कहानी जिसका बचपन मेडिकल इश्यूज में गया, लेकिन फिर भी उसने पढ़ाई के आगे हार नहीं मानी। आज का ये पॉडकास्ट बच्चों के लिए है, स्पेशली जो बहुत छोटी उम्र में हार मान जाते हैं, हालातों से लड़कर घबरा जाते हैं। एक इंस्पिरेशन उनके लिए। चलिए मिलते हैं आज यशवर्धन सिंघल से। नमस्ते। नमस्ते यश, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, थैंक यू आपका मुझे आज पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो आपका चाइल्डहुड कैसा था? चाइल्डहुड में मेरा एकदम सिंपल जो होता है, बच्चे जैसे नॉर्मल आपको देखते हैं खेलते हुए, मैं वैसे ही था। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था मैं, ना मैं कोई ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी कही है आज तक। तो मैं पढ़ता था, खेलता था। मेडिकल का ख्याल कहाँ से आया? मेडिकल का ख्याल मुझे आया था 10th में अपना, जब मैंने PCM लेने की सोची थी 10th के मेरे पेपर के बाद। मेरा मन था PCM लेने का, लेकिन फिर PCM की मैंने देखा था उस समय भाई के पास थी और लोगों के पास भी थी, उनके हाथ मैंने देखी थी कैसे होता है बीटेक में। तो मैंने कहा PCM तो नहीं लेंगे। उस समय फिर पापा ने कहा PCB का ऑप्शन भी एक है। मैंने कहा फिर PCB ट्राई करते हैं। मेरा मन था PCB का, फिर पापा ने सपोर्ट किया, फिर वो टीचर थे उन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ PCB जो अच्छा ही ब्रांच है। तो यानी डिसीजन मेरा था, लेकिन सपोर्ट था फैमिली और टीचर दोनों का। जो और 9th में आपकी सर्जरी का जिक्र हुआ था, तो क्या हुआ था उस समय? 7th में मुझे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, तो उस समय तो ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, वो तो एकदम से खत्म हो गया 1 महीने के अंदर, उसको कोई 9th वाली चीज़ थोड़ी लंबी चली थी 6 महीने। उसमें सिस्ट थी एक, जो ऑपरेशन हुआ था उसका। फिर सिस्ट ऑपरेशन हुआ, फिर वो ऑपरेशन भी गलत हो गया, उसका वहाँ पे पस बन गया, तो वो पस का दोबारा ऑपरेशन हुआ, तो वो सीजर पूरा 6 महीने चला था। उस टाइम बहुत दिक्कत थी। तो इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सर्जरी आपके साथ हुई, उस समय आपका मोरल तो बहुत डाउन हुआ होगा। उस समय मॉरल में बहुत डाउन था, लेकिन रूम में लेटा रहता था। जब सर्जरी हुई है कुछ कर तो सकते नहीं, घूमने फिरने का आराम से लेटा रहता था, खाता था, थोड़ा सोचता था कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो कुछ नहीं, थोड़ा मोटिवेशन स्पीकर तो मैंने आज तक नहीं देखे, इन कुछ ऑनलाइन डिजाइन्स आती थी, कभी उनको देख लिया, मोटिवेशन कोट्स आते थे उनको देख लिया। उससे मन था कि हाँ करना है, और तो फिर पढ़ाई में घुसे हैं तो करनी तो पड़ेगी, ये मन था। तो उसके बाद फिर थोड़ा सही हुआ तो अपना मैंने सही किया चीज़ों तो को। जैसे ये ब्रेक हुआ होगा आपकी पढ़ाई में, उसके बाद दोबारा से पढ़ाई शुरू करना क्या कोई चैलेंज था या स्मूथ रहा आपके नहीं लिए? नहीं, बहुत दिक्कत थी, क्योंकि 9th में जैसे ही मैं ये ऑपरेशन करूँगा उसके बाद मेरे मिड टर्म्स आ जाने थे, एकदम मिड टर्म्स थे, तो उस समय पढ़ाई की बहुत दिक्कत थी। थोड़ा-थोड़ा करके करा, उसमें पास हुआ, फेल हुआ, वो हो गया। लेकिन जब फिर दोबारा लगी बारी आई, स्कूल जाना शुरू किया, तो धीरे-धीरे पढ़ाई शुरू की। पहले शुरू में 10 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर धीरे-धीरे करके खींची, फिर जाके थोड़ा अच्छा लगा। तब से फिर पढ़ाई का मोराल ऊपर से बढ़ गया। तो आपने अपना डेली रूटीन को कैसे मेंटेन किया? एज़ सर्जरी के समय या नीट के समय? सर्जरी के समय। सर्जरी के समय मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, अपना थोड़ा हेल्थ पे थोड़ा मैं ज़्यादा फोकस करने लगा, बाहर की चीज़ें कम करनी, खानी सब चीज़ें, घर का खाना खाना लगा, थोड़ा हेल्दी डाइट मेंटेन करने लगा, जिससे मन को अच्छा लगता है। अगर अच्छा खाना खाते हैं तो मन को अच्छा लगता है, वो चीज़ होती है। मन को अच्छा लगेगा तो पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, खेल सकते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत खेलना शुरू किया, फिर उसका रूटीन बनता गया धीरे-धीरे कि पढ़ाई भी सही हो रही, स्कूल भी हो रहा है और खेलना भी सही हो रहा है। तो नीट की प्रिपरेशन आपने कब से शुरू की? नीट मेरी हुई थी 10th के बाद। 11th में मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी आकाश, तब से मैंने ज्वाइन करा। 11th शुरू होने के 2 महीने बाद से मैंने कोचिंग ज्वाइन की आकाश, उसमें मैंने नीट की तैयारी शुरू करी थी। तो क्या कोचिंग जरूरी है प्रिपरेशन के लिए? कोचिंग आप कह सकते हैं हाँ जरूरी है, क्योंकि वो एक डायरेक्शन देती है। जैसे मैंने वो था कि NCERT आपकी बुक होती है, तो उसको आप पूरा तो नहीं पढ़ सकते। लिखने वाले ने ये बुक लिखी थी, उसको टाइम है, आप उसको एक साल में नहीं पढ़ सकते पूरा। तो वो कोचिंग आपको बताती है कि आपको इन इतने समंदर जितने टॉपिक्स हैं उसमें से आपको कितने टॉपिक्स पे फोकस करना है। अगर आपके टॉपिक्स बहुत हैं तो आपको वो बताएंगे कोचिंग में कि इतने टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, वो आपकी मेन चीज़ है। सेल्फ स्टडी नो डाउट कि इंपॉर्टेंट है, ये वो करनी पड़ेगी। कोचिंग आपको बस एक डायरेक्शन देती है कि आपको जाना उसमें खुद है। अब जिनके पास रिसोर्सेस की कमी है या जो बहुत ही लो मिडिल फैमिली से आते हैं, उनके लिए आप प्लानिंग स्ट्रेटेजी कैसे देंगे? आप फिर सेल्फ स्टडी पर फोकस कीजिए ज़्यादा। मैं कहूँगा आप पहले NCERT के ऊपर फोकस कीजिए। मेन बुक आपकी NCERT है फॉर बायो एंड केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, उसमें आप मेन फोकस कीजिए NCERT। उसके बाद आपका उसमें कुछ नहीं आता नीट में। तो कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपको बहुत लो फील हुआ और कहा कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा? हाँ, मेरा बहुत हुआ था ये मोमेंट। तो ये मेरा मोमेंट आया था हमारा दिसंबर के समय, 2020 के दिसंबर के समय, जब हमारे बोर्ड्स की डेट आने वाली थी, लेकिन वो बोर्ड्स हमारे कैंसिल हो गए। उससे जस्ट पहले मेरा ये मोमेंट था
क्योंकि उस समय आकाश की टेस्ट सीरीज होती थी, उसमें मेरे नंबर बिल्कुल नहीं आते थे। पढ़ाई करता था, एक तो कोविड था, कुछ बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो घर पे पड़े बोर होते थे। पढ़ाई करी, तो उसके बाद जब बोर्ड्स की डेट आई, नहीं आई, बोर्ड्स कैंसिल हुए, तो उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया अच्छे से। फिर आकाश की फाइनल टेस्ट सीरीज होती है, उसमें मैंने जगानी शुरू की, वो रेगुलर जगाई, तो उससे नंबर आने शुरू हुए अच्छे खासे। तो उसके बाद थोड़ा मोराल अप हुआ था। फेलियर या डिले से आप क्या सीख दे सकते हैं बच्चों को? देखिए, फेलियर ईगो तोड़ती है बच्चे का, कि जिनको लगता है कि हाँ, ये तो छोटा सा एग्जाम है, मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। 16,000 बच्चे बैठते हैं, उसमें से मुश्किल से 1 लाख का तुम्हारा होता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि बाकी जो पढ़ रहे हैं वो पागल है, मैं बिना पढ़े ऐसे निकाल दूंगा। तो फेलियर एक तरीके से ईगो तोड़ता है बच्चे की। और डिले, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा एग्जाम बार बार शिफ्ट हुआ था, तो डिले के चक्कर में आप ये ना सोचिए कि डिले है, पेपर पीछे जा रहा है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। नहीं, आपको उस टाइम को यूटिलाइज करना अच्छे से, कि यहाँ का पेपर पीछे जा रहा है तो मेरे पास मौका है कि मैं और अच्छा तैयारी कर सकूँ, क्योंकि बाकी बच्चे आपके साथ नहीं बैठेंगे। जो सोचते हैं वो पीछे रह जाएंगे, जो सिर्फ करेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे। नीट क्लियर करने के लिए आप अगर 3 स्ट्रैटेजी देना चाहें बच्चों को तो क्या दे सकते हैं?